नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़ी खबरों के बारे में। रुख करेंगे चार बड़ी खबरों का, करेंगे इन चार बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी सदन में सियासत को लेकर। लगातार खड़गे के बयान पर सियासत जारी है और आज राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा है। दूसरी बड़ी खबर बात होगी आम आदमी पार्टी के बारे में। एलजी ने एक और झटका दिया है आम आदमी पार्टी को। 97 करोड़ रुपए ब्याज समेत वसूलने के आदेश दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, शादी से पहले धर्मांतरण अवैध, हरियाणा में कानून ले आया गया है, कानून बन गया है, राज्यपाल की मोहर लग चुकी है। और चौथी बड़ी खबर बात होगी तबलीगी जमात पर बैन की। दरअसल सऊदी में तबलीगी जमात पर बैन लग गया है और भारत में एनआईए ने तबलीगी जमात और अमरावती मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात होगी पहली बड़ी खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और उस बयान के बाद से लगातार हंगामा जारी है। संसद में जोरदार हंगामा हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी ने खड़गे से माफी मांगने की मांग की, जिस पर खड़गे ने साफ इनकार कर दिया। को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in representation, leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलवर में खड़गे ने बयान दिया जिसमें चूहे और कुत्ते का जिक्र था और उसके बाद से सियासी बवाल मचना तय था और बीजेपी ने समय गवाए बिना इसको लेकर आज राज्यसभा में माफी की मांग कर दी। हालांकि सभापति धनखड़ साहब ने कहा कि हम सब बच्चे नहीं हैं और किसी ने कुछ कहा होगा, ये सब संसद के बाहर हुआ था। इस मामले को लेकर एक तरफ बीजेपी लामबंद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने इस पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, आप उन लोगों से माफी मंगवाना चाहते हैं।
और चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए ब्याज समेत वसूले जाए। एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने के लिए कहा गया है। दिल्ली एलजी ने यह भी निर्देश दिए कि विज्ञापन जारी करने वाली शब्दार्थ को निजी व्यक्तियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए। दरअसल उपराज्यपाल का यह निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली एलजी के इस आदेश के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब घोटाला, बस घोटाला और अब एडवर्टाइजिंग घोटाला, दिल्ली के सरकारी खजाने में आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी की गई, जिसके खिलाफ एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया है। अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान दुनिया में नहीं। वक्त हमारे साथ सूर्य त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी एफएम न्यूज पर आपका। धन्यवाद नितिशा जी। त्रिपाठी जी, एक के बाद एक ये खतों का सिलसिला, फरमानों का सिलसिला रुक नहीं रहा है एलजी साहब की तरफ से, ये क्या कनेक्शन है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी की हार से इतना बौखला गए हैं कि वह गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और ऐसे मुर्दे जिनमें कुछ है भी नहीं। ये जो मामला अभी इन्होंने जो अभी किया है, ये बड़ा पुराना मामला है। नजीब जंग साहब उपराज्यपाल हुआ करते थे, तब यह बात आई थी। उसके बाद अनिल बैजल साहब हुए, वहाँ भी खुसारी जांचें उन्होंने करवा ली, कुछ नहीं मिला। तो इनके पास जब कोई काम नहीं है तो यह बदला लेने की बात के मनसा से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये कोरोना काल से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 18 करोड़ से अधिक की धन्यवाद मोदी जी के, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रचार के बैनर, लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं। 2015 का फैसला है, 2014 का फैसला, 2016 का फैसला है। कोर्ट ने भी कहाँ सोए थे एलजी साहब? क्या नजीब जंग जी काम नहीं कर रहे थे? क्या अनिल बैजल जी काम नहीं कर रहे थे? उन सारे लोगों ने सारी जांच करा ली, जिसमें कहीं कुछ नहीं मिला। अब जब इनके खिलाफ, सक्सेना जी के खिलाफ अपनी बेटी को लाभ पहुंचाने के मामले बने, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव हार गई, तब ये कह रहे हैं कि अरे जी हम तो इनसे 97 करोड़ वसूलेंगे। ये एकदम पूरा झूठा और वाहियात का एक आरोप है, जिसका कुछ नहीं होने वाला है, जनता भी समझ रही है। त्रिपाठी जी, उपराज्यपाल ने तो निर्देश दिए हैं वसूली के। आदेश तो 2015 का सुप्रीम कोर्ट का है, 2016 का दिल्ली उच्च न्यायालय का है, 2016 का सीसीआरजीए का आदेश है। मैं कह रहा हूँ 2000, देखिए पहली चीज मैं आपसे अभी भी यही बात स्पष्ट कर रहा हूँ जी, 18 करोड़ के धन्यवाद मोदी जी के होर्डिंग लगे, लेकिन क्या उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी देगी? और जब आम आदमी पार्टी ने किसी भी प्रकार का कोई आदेश कहीं जारी नहीं किया है, अगर ये हमारे खिलाफ मामला बनता है तो ये जाए अपनी जांच कराए, कोर्ट में चले, हम आए, इनको देंगे जवाब। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला एकदम शुद्ध विशुद्ध रूप से राजनीति का है, देश का। यानी आप ये कह रहे हैं कि 97 करोड़ रुपए के ऐड आप लोगों ने नहीं चलाए सरकारी खर्च पर? मैं कह रहा हूँ कि जो मामले ऐड चले नहीं चले वो तो बात की विषय है। नहीं, बात की नहीं सर, अभी हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं। आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मामला आपने बताया कि अभी इतना पुराना है, तब से क्या नजीब जंग जी क्या कर रहे थे? उन्होंने भी हमारी जांचें कराई। और आपको बता दूं, ये मामला अनिल बैजल, सुनिए नितिशा जी, ये अनिल बैजल साहब जब एलजी हुआ करते थे, तब उन्होंने बताया, मामला उठाया, उसकी भी जांच कराई, उनको भी जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये देखिए, और मैं कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने सारे काम किए, हमारी फाइलों की जांच कराई, मनीष सिसोदिया जी पर कार्रवाई करने की देश से कोशिश की, कुछ नहीं मिला, वैसे इनको भी इसमें मुंह की खानी पड़ेगी और बेइज्जत होना पड़ेगा।
यानी 97 करोड़ की वसूली की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी से, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये एलजी साहब कह रहे हैं कि जैसे हमने उनके यहाँ से पैसा उठा के ले आए हो और कह रहे हैं कि हमसे तुम पैसा ले गए तो तुमसे वसूली करेंगे। हाई कोर्ट ने मैं आपको बताऊं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को कई बार लताड़ लगाई है कि दिल्ली सरकार को काम करने दिया जाए। ये हर मामले में जो उनका डंडा लेके अपना वो पहुंचाते हैं, इससे उनको बाज आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर के रूप में काम करना से बचना चाहिए। पर सर आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि क्या ये 97 करोड़ का मामला सच है या झूठ है, क्या इस पर आप हाँ या ना नहीं? मैं कह रहा हूँ नितिशा जी, हम और आप तो जज है नहीं। मैं को कह तो रहा हूँ कि पूरा का पूरा मामला झूठा है, याद है, वाहियात है। अभी एलजी साहब अगर कहते कि वो जज है, हम फैसला सुना देंगे कि जाओ करो तो जाए कर ले। किसने उनको रोक रखा है? भारतीय जनता पार्टी के पास सारी जांच एजेंसियां है, सब कुछ है, कर ले। मनजिंदर सिंह उनको हर मामले में सिरसा कह रहे हैं कि कट्टर बेईमान। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल और इनके जैसा कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, एक हमारे यहाँ पूर्वांचल के साइड में एक कहावत कही जाती है कि सूर्या कहे चलनिया से तोरे में छेद है। और ये कट्टर बेईमान लोग आकर हमको बताएंगे कि हम क्या है, जितने आज तक हमारे एक भी नेता के खिलाफ, एक भी मंत्री के खिलाफ 1 रुपए का आरोप नहीं आया है। और इन्होंने कुछ भी हमारे एक नेता के खिलाफ कभी 1 रुपए के घोटाले का मामला नहीं आया। ये हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता ने हमको सर्टिफिकेट 2 बार के 3 बार दिल्ली चुनाव में दिया है, एमसीडी चुनाव में भी दिया है। और दिल्ली की जनता ने हर बार ये बताने का काम करती है कि आम आदमी पार्टी, उनके नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूर्य त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि एलजी बीजेपी के गवर्नर के तौर पर काम करना बंद कर दें। इन तमाम मामलों में कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ एलजी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहले भी इन मामलों की जांच हो चुकी है। हालांकि एलजी साहब ने आदेश दे दिए हैं कि 97 करोड़ रुपए का ब्याज समेत भुगतान किया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल सरकार से, आम आदमी पार्टी से, क्योंकि सरकारी खर्च पर ये तमाम राजनीतिक विज्ञापन चलाए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का कड़ा शिकंजा, इसके खिलाफ शिकंजा कसा है। अब हरियाणा में धर्म परिवर्तन कर शादी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने वालों को 3 से 10 साल तक जेल हो सकती है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया है, जिसे अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये कानून पूरी तरह से लागू करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले 4 सालों में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले दर्ज हो चुके हैं और इसके बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में अब पीड़ित कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और इसके बाद कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखते हुए उस पर भरण पोषण का खर्च देने का आदेश दिया जाएगा। हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ चुकी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी दीप्ति जी, लगातार धर्मांतरण को लेकर खबरें उठ रही हैं। उत्तराखंड में कानून बन चुका है, अब हरियाणा में भी कानून बनाया गया है कि शादी के लिए धर्मांतरण नहीं करवाया जाएगा। एक तो ये समझाएं कि क्या कहता है ये कानून, शादी के वक्त धर्मांतरण अवैध होगा, शादी से अगर आप शादी करने के लिए धर्मांतरण करते हैं तो वो अवैध होगा। ऐसे में कितना ये कानून फायदेमंद हो पाएगा, जो तमाम धर्मांतरण के हम केसेस देख रहे हैं, जबरन धर्मांतरण के? देखिए होता क्या है नॉर्मली, एक तो आप रिलीजियस
रिलीजियस किसी को भी अपनाते हैं तो वो आपकी बिल्कुल स्वेच्छा से होनी चाहिए, किसी लालच में नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको कोई नौकरी दे रहा है या आपको कोई गिफ्ट आ रही है या कोई बड़ा सा उस पर फायदा हो रहा है। नॉर्मली लोगों को, अगर हम लोग पास्ट में भी जाए, कई ऐसे हमारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपनी पहली पत्नी के साथ भी हैं और नई शादी मुस्लिम बनकर कर लिया या कोई और रिलीजियस अपना लिया। तो इस चीज को देखा जाता है कि आपका जो धर्म परिवर्तन का बेसिक उद्देश्य है ना, वो उस धर्म के प्रति आपकी कोई आस्था नहीं है, आप सिर्फ उसको एक टूल यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इस चीज को रोकना है क्योंकि आप किसी भी धर्म के साथ, उसके आस्था के साथ, भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप सिर्फ शादी का बेनिफिट लेने के लिए और बाद में घर आकर आप पुराने धर्म को ही अपना रहे हैं। सिर्फ आपने शादी के लिए आपने जो भी पढ़वाते हैं मौलवी थे या चर्च में जाके, तो दिस इज नॉट राइट। एंड ये कन्वर्जन जो है ये आउट ऑफ दी फोर्स है कि शादी करने की वजह से या किसी लालच से किया है। इस चीज का ही रोक लगाया गया है। जितने भी स्टेट्स का भी आप नाम ले रही थी, बिल्कुल आपने सही नाम लिया है कि ये सारे स्टेट्स ने पहले ही क्लोज करा दिया है कि ड्यू टू द रीजन ऑफ मैरिज, अभी कल आपकी शादी है, आज आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या आज के आज ही धर्म परिवर्तन करा के अभी आपने शादी अपनी रजिस्टर्ड करा ली। इस चीज की मान्यता अब कोर्ट में कह दी है, ये चैलेंजेबल है और इसको अब आप एक्सेप्ट हम लोग नहीं करेंगे। जी। और जिन मामलों में ये देखा जाता है, कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि अपने ही धर्म में शादी होगी, उसमें अक्सर जो वर या वधू होता है उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप धर्म में परिवर्तित होए और उसके बाद ही ये शादी जायज मानी जाएगी। ऐसे मामलों में फिर कोर्ट क्या करेगा? इसमें क्या है कि अभी पूरा का पूरा जो इसकी दारोमदार है डीसी के हाथ में, कलेक्टर के हाथ में डाल दिया गया है। अब अगर ऐसी कोई भी शादी होने जा रही है जिसमें सारे परिवार वाले इकट्ठे हैं और सब लोग मिलकर ऐसा कुछ करा रहे हैं, तो डीसी को 60 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है और डीसी इसकी पूरी जांच पड़ताल, पुलिस की जैसे वेरिफिकेशन होता है वो सारा वेरिफिकेशन होगा और उसके सामने पेश होना पड़ेगा। आपको अपने पूरे अंडरटेकिंग देनी होगी कि आपकी ये जो शादी है आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और धर्म का परिवर्तन आप अपने आस्था और प्यार की वजह से कर रहे हैं, ना कि शादी में बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हैं। तो कानून अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है बिकॉज कन्वर्जन के जो मामले हैं अपने देश में बहुत बढ़ गया है और इसकी वजह से काफी खून खराबा, मारकाट लड़कियों के ऊपर, काफी जानलेवा हमला और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का रोकथाम करने का दारोमदार जो है लोकल गवर्नेंस को दिया गया है। अब जो होंगे डिप्टी कलेक्टर और जो डीसी होंगे उनके हाथ में है कि आपके पास अगर कोई चिट्ठी आती है तो आप इसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद अगर वहां से इजाजत मिलती है तभी शादी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो दीप्ति जी थी जिन्होंने इस कानून के बारे में दर्शकों के लिए विस्तार से बताया कि किस तरह से अब कानून साफ होता चला जा रहा है और किसी लालच, लोभ या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण को नहीं माना जाएगा जायज। शादी के उद्देश्य से अगर धर्मांतरण करा जाता है या करवाया जाता है तो अब उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। यानी अगर आप धर्म बदल रहे हैं, धर्म किसी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, तो उसमें आपकी आस्था होना जरूरी है। किसी लोभ, लालच या डर की वजह से किया गया धर्म परिवर्तन अब कोर्ट में चैलेंजेबल होगा, उस पर कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। और चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने की थी। एनआईए की चार्जशीट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि उमेश की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। तबलीगी आतंकियों ने उसका गला काटा था ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। केस की जांच कर रही एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि मर्डर के 11 आरोपी तबलीगी जमात के इस्लामिक कट्टरपंथी थे। तबलीगी जमात एक इंटरनेशनल देवबंदी इस्लामिक
मशीनरी है जो इस्लामिक मान्यताओं को सख्ती से पालन करने पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताया है। इसके साथ ही सरकार ने इस जमात के लोगों को अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिद खाली करने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना जरूरी नहीं है। लोगों को यह बताने के लिए कहा गया है कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरा है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात वही है जिसे लेकर पिछले साल भारत में काफी बवाल हुआ था। तबलीगी से जुड़े लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान खतरा और बढ़ा दिया। अब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाकर कड़ा संदेश दिया है। भारत में यह संगठन 1926 में अस्तित्व में आया। इनका मुख्य काम इस्लाम को लेकर धार्मिक उपदेश देना है। हालांकि इस संगठन के लोगों पर भड़काऊ बयान देने के भी आरोप लगे हैं और भारत में भी अब मांग उठने लगी है कि क्या तबलीगी जमात को देश में भी बैन कर दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ा खुलासा अमरावती मामले में हुआ है। केमिस्ट उमेश कोल्हे की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 11 लोगों का नाम है और सभी तबलीगी जमात के बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन लग गया है। इससे एक बार फिर देश में भी तबलीगी जमात पर बैन की मांग उठने लगी है। फिलहाल बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।